नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। पीएम मोदी ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 6200 हेक्टेयर में ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। खास बात यह कि यह प्रदूषण से मुक्त होगा और यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलता है। जेवर एयरपोर्ट भी सुविधाओं का खजाना साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिसे पहले की सरकारों ने झूठे सपने दिखाए, आज वही यूपी अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान, रेलवे, हाईवे, एयर कनेक्टिविटी मिल रही है। इसलिए आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं, यूपी यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी सरकार नए आयाम दे रही है। मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले सरकारों के दौरान जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्या रही या फिर सालों से जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया। हमने सुनिश्चित किया कि प्रशासन किसानों से समय पर भूमि खरीदे और तब जाकर 30,000 करोड़ की इस परियोजना का भूमि पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किस तरह की राजनीति करते हैं सबने देखा, लेकिन भारत विकास की राजनीति से नहीं हटा। कुछ समय पहले 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कठिन पड़ाव को पार किया है। इसी भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रख दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने पहले यहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उनका स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके पहुंचने के साथ ही मंत्रोच्चार भी शुरू हो गया। पीएम के आने से पहले कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंची। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने का स्वाद अब पूरी दुनिया चखेगी। उन्होंने उन किसानों का आभार भी जताया जिन्होंने इस एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों ने कभी गन्ने की मिठास बढ़ाने का काम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने गन्ने की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया। ये वही लोग थे जो आज जिन्ना के अनुयायी बने हुए हैं, जिन्हें यहाँ की जनता सबक सिखाने को तैयार है। इस दौरान लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधन में कहा कि यहां के युवाओं की आंखों में उनका सपना पूरा होने की चमक दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने यहां के उत्थान का जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। जो जिम्मेदारी यूपी के सीएम और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को दी गई थी वो भी आज पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की ही मंशा थी कि जेवर में ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। पीएम मोदी का ही यह सपना था जिसके तहत यहां पर हजारों करोड़ का निवेश किया जा रहा है। आने वाले समय में यहां पर तेजी से प्रगति होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की राजनीति को बदलने के बाद पीएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कवायद तेज कर दी है। बहुप्रतीक्षित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास से पीएम ने पश्चिमी यूपी को साधने में अपना अगला कदम बढ़ा दिया है। महीनों से किसानों के आंदोलन के बाद दबे दबे से दिख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान विधेयकों को वापस लेकर बड़ा खेल खेला, तो वहीं लोगों को हवाई अड्डे के शिलान्यास से साधने की कोशिश की। राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि जेवर हवाई अड्डे के शिलान्यास से बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में सहायता मिल सकती है। सालों से अटके प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़त पाने की बड़ी कोशिश की है। देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह प्रोजेक्ट पश्चिम में खोए जनाधार को वापस दिला पाता है या नहीं। 26 नवंबर को अयोध्या में राजकीय इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी में श्रम विभाग और जिला प्रशासन जुट गया है। 26 नवंबर को दोपहर लगभग 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और वो 45 मिनट सामूहिक विवाह में मौजूद रहेंगे। बता दें कि श्रम विभाग अयोध्या मंडल के अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर के 3500 से अधिक श्रमिकों की पुत्रियों की शादी करवाने जा रहा है, जिसमें 126 मुस्लिम जोड़े होंगे। लखनऊ के इको गार्डन में जन क्रांति पार्टी द्वारा आयोजित बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति महारैली को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के साथ ही चौहान समाज का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए आगामी चुनाव में सपा को हर बूथ से जिताना होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो चौहान समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो विश्वास चौहान समाज ने जताया है वो उसे निभाने का प्रयास करेंगे। समाज के मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। बीजेपी सरकार एयरपोर्ट, हवाई जहाज सहित सभी सरकारी उपक्रम बेचने का काम कर रही है। इसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और नौकरियां खत्म हो रही हैं। बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल आज एक नए एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहा है। यह शिलान्यास भविष्य में बीजेपी के बेचने के काम आएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति सर्किट हाउस में अपने परिचितों से मिले और उनका हालचाल जाना। संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहीं संघ ने घर में अकेले रह रहे बुजुर्गों में अवसाद बढ़ने पर चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति को इसका कारण भी बताया। कहा कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद युवा शहर से प्रदेश और प्रदेश से देश से बाहर चले जाते हैं। बुजुर्ग माँ बाप घर में अकेले रहने की वजह से अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इसे देखते हुए संघ पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति से कानपुर का औद्योगिक विकास कराने की मांग की। वहीं संघ पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि कानपुर की मिलें बंद हो गई हैं और रोजगार की कमी है। अगर यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो युवा यहीं रहकर नौकरी करेंगे और अपने माँ बाप के पास रहेंगे। राष्ट्रपति ने संघ के इन विचारों पर सहमति जताते हुए औद्योगिक विकास के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरा होने पर आयोजित शताब्दी समारोह का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभारंभ किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व छात्रों, शिक्षकों, निदेशकों और कुलपतियों का आभार भी जताया और कामना की कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर साल 2047 तक विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में शीर्ष 25 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर की स्वच्छता रैंकिंग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि पिछली रैंकिंग से स्वच्छता गुणवत्ता में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ये
संतोषजनक स्थिति नहीं है। उन्होंने यहां के लोगों, अधिकारियों, नगर निगम, जनप्रतिनिधियों सभी को स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार करने की दिशा में प्रयास करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जाकर वहां को समझें। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। राजा भैया ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर ये जानकारी दी। चुनाव से पहले इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले राजा भैया ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी तक 100 से अधिक सीटें चिन्हित की हैं, जिन पर जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी पूर्वांचल, पश्चिम और बुंदेलखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन होने की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में जैसी स्थितियां बनेंगी तब उन पर विचार किया जाएगा। होती रहती थी, कोविड के कारण उसमें व्यतिक्रम अगर नहीं हो सकी और हर जन्मदिन पे हमेशा आते रहे। इस बार जन्मदिन के दिन हम बाहर थे, तो प्रणाम करने, अपनी शुभकामनाएं देने आए थे। इसमें कोई और निहितार्थ नहीं कर सर। इस बार कुछ और खास है क्योंकि सर सामने चुनाव है, सर कुछ बातचीत हुई सर? चुनाव अलग से बोला जाएगा। प्रयागराज में बुधवार की देर रात धारदार हथियार से 4 लोगों की काटकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश को लेकर पति पत्नी और बेटा बेटी की हत्या की गई है। घटना थाना फाफामऊ क्षेत्र के गोहरी फुलवारिया गांव की है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस के अनुसार रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। फूलचंद, उनकी पत्नी नीलू देवी, बेटी और बेटे की हत्या की गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौजूद है। गांव में हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। मथुरा में मत्स्य और दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पशु आरोग्य मेले को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के पशुओं का इलाज और दवा का वितरण निःशुल्क किया जाए। पशु आरोग्य शिविर मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि मेले में सभी लोगों के पशुओं की जांच की जाएगी, साथ ही पशुओं के मालिक को हर संभव मदद दी जाएगी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में 5 दिन पहले कंपनी का कैश लूटने वाले शातिर बाप बेटे को पुलिस और सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से 17,85,000 रुपए, बाइक, मोबाइल फोन और हेलमेट बरामद किए गए। एसपी ने पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि दोनों बाप बेटे ने पुलिस को फर्जी सूचना देकर कहा कि 2 लोगों ने 23,16,000 रुपए कैश मुरादाबाद से मेरठ ले जाते वक्त धोखाधड़ी से हड़प कर लूट कर ली है। इस सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की गहनता से पड़ताल शुरू की। बाप बेटे ने अपना कर्जा उतारने के लिए झूठी और मनगढ़ंत कहानी रची थी। योगी सरकार में किन्नर बोर्ड का गठन किया गया। किन्नर बोर्ड के गठन के बाद सोनम किन्नर जी हैं, उनको किन्नर बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आइए सोनम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जो किन्नर समाज की समस्याएं उनको किस तरह से वो देखती हैं, आगे चल के किस तरह से हल करेंगे। सोनम जी बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रथम आपके चैनल यूपी में किन्नर बोर्ड का गठन कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उपाध्यक्ष सोनम किन्नर को बनाया गया है। इसके साथ ही सोनम को राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया है। सोनम सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भरकर सोनम चर्चा में आई थी। सोनम का कहना है कि बीजेपी ने मुझे सोच से ज्यादा दिया है, अब पूरी जिंदगी पार्टी और अपने समाज की सेवा करूंगी। योगी सरकार में किन्नर बोर्ड का गठन किया गया। किन्नर बोर्ड के गठन के बाद सोनम किन्नर जी हैं, उनको किन्नर बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आइए सोनम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जो किन्नर समाज की समस्याएं उनको किस तरह से वो देखती हैं, आगे चल के किस तरह से हल करेंगे।
सोनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सर्वप्रथम आपके चैनल एफएम न्यूज चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य की जनता की ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दे रही हूँ। सोनम जी, जिस तरह से किन्नर बोर्ड का गठन किया गया है और आपको उपाध्यक्ष बना के एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो आप आज राज्य मंत्री बनने के बाद अपने समाज की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से देखते हो, किस तरह से उनका निस्तारण करेंगे? देखिए, जो भी बाबा जी निर्देश करेंगे, जो भी किन्नर कल्याण बोर्ड समाज कल्याण की ओर से जो भी योजना होगी उसको मैं पूर्ण करूंगी और पूर्ण करने की कोशिश करूंगी और उत्तर प्रदेश के लिए काम करूंगी। और 2022 के लिए प्रथम हम लोग का लक्ष्य है 2022 में कैसे हमारी सरकार बने, उसके लिए हम काम करूंगी और किन्नर समाज को जोड़ूंगी समाज के साथ। और हम केसरिया चावल आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही हूँ। तो किन्नर कल्याण बोर्ड पे जितने भी संसाधन के माध्यम से जो भी योजना आएगी किन्नरों के लिए मैं पूरी हेल्प करूंगी। देश में पहली बार एक खुद का बोर्ड बन जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे समय में जबकि कोई राजनीतिक पार्टी आज तक ध्यान नहीं दिए। मात्र श्री देश के पहले ऐसे संत हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने किन्नर के लिए सोचे और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का गठन करके मुझे उन्होंने चयन किए। 5000 किन्नर का बायोडाटा आया था, पूरे प्रदेश से बायोडाटा मंगाए गए थे और मुझे चयन करके उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष अपने से नॉमिनेट किए। और हमारे साथ 5 किन्नर सदस्य हैं, 2 लोगों को और लेना है। एनजीओ पे जो किन्नर के लिए काम करते हैं उनको लेना है। यही सब बातें हैं, बस 2022 में सरकार बने। ये जो सोनम जी आप यात्रा की बात करी हैं, तो यात्रा जो आपकी शुरू होगी तो ये क्या पूरे प्रदेश भर में जाएगी या आपकी जो यात्रा होगी यात्रा से खाली किन्नर समाज ही जुड़ेगा या आम व्यक्ति भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकेगा? पूरा आम व्यक्ति के लिए यात्रा है, साथ में किन्नर समाज। आम व्यक्ति को ही तो हम लोग आशीर्वाद देंगे, चाहे हमारे हिंदू हो, चाहे मुसलमान बहनें हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। हम उनके घर में जाएंगे, हमारे किन्नर जो जनपद के होंगे उनको मतलब मैं 1.25 किलो हल्दी और 1.25 किलो चावल अपने रथ यात्रा के माध्यम से उनको समर्पण करूंगी। पार्टी के संगठन के लोग रहेंगे, हमारे यात्रा का स्वागत करेंगे। हमारे जनता के बीच में हम कैसे जाएं, तो हमारे मंगल कार्य होते, दुआ देने का, आशीर्वाद देने का। जो किन्नर जाते हैं तो माँ बहनों को अपने पल्लू में चावल अक्षत आशीर्वाद के रूप में देंगे। हमारे मुस्लिम बहनों को दुआ देंगे, एक चावल अक्षत देंगे, हल्दी देंगे, पीली हल्दी इसलिए में हल्दी रखी गई। तो दुआ देते हुए दोनों लोगों से हर समाज हर जाति से निवेदन करेंगे जो आशीर्वाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे फिर से बटन दबा के पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाए, ये हमारा संकल्प रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अलीगढ़ के प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अलीगढ़ के उन्होंने इस कार्यक्रम में केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रोफेशनल युवाओं से जल शक्ति मंत्री ने संवाद किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। इस दौरान प्रोफेशनल जो युवा थे वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना और उनसे बातचीत भी की और इस दौरान जो केंद्र की योजनाएं थी उनके बारे में जानकारी दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not that। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं
अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। चलो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं अमरोहा की, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक युवक अवैध तमंचे के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। गांव जलालपुर नारायण का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध तमंचे के साथ युवक का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर अवैध तमंचे के साथ इस युवक ने वायरल की थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।